हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगर आपको अलिफ लैला की कहानियाँ पसंद है और आप इससे पहले की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए। साले ने अपने सेवक के हाथ से रत्नों का एक संदूकचा लिया और समंदाल के बादशाह से कहा, मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करे। बादशाह ने प्रसन्नतापूर्वक भेंट को स्वीकार किया। फिर साले ने कहा, हम दोनों के देशों में जो परंपरागत मैत्री रही है और जिस प्रकार आप जैसे प्रतापी नरेश की दया हम लोगों पर रही है, उसी से प्रोत्साहित होकर मैं आपसे अपने हृदय की बात कहने के लिए आया हूँ। आपका मन अति स्वच्छ है और आप किसी की प्रार्थना नहीं टालते। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बहन का नाम गुल अनार है। बहुत दिन पूर्व उसका विवाह ईरान के सम्राट के साथ हुआ था। उसका एक बेटा है जो इस समय ईरान का सम्राट है। वह न केवल अतीव सुंदर है, अपितु प्रत्येक प्रकार की विद्याओं और कलाओं में भी निपुण है। वह 15 वर्ष की अवस्था से राजकाज देख रहा है। अब वह विवाह योग्य हो गया है। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि आप उसे अपने दासत्व के लिए स्वीकार करें और अपनी अद्वितीय पुत्री जवाहर का विवाह मेरे भांजे बद्र के साथ कर दे। समंदाल देश का राजा अभी तक तो बड़ा शालीन रहा था, किंतु यह सुनते ही उसका चेहरा लाल और आंखें लाल हो गई। साले का हृदय कांपने लगा। कुछ क्षणों के उपरांत समंदाल नरेश ने कहा, साले, मैं समझता था कि तुम बड़े समझदार आदमी हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैंने सौजन्य के नाते तुम्हारी अभ्यर्थना अवश्य की, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि तुम्हें अपनी बराबरी की हैसियत दे दूं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा ऐश्वर्य और वैभव कितना अधिक है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य के सामने अति तुच्छ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पुत्री जवाहर का नाम अपनी जुबान से निकालो? तुम्हारी मौत तो तुम्हें यहाँ नहीं खींच लाई है। साले ने घबरा कर कहा, शायद आपने मेरी बातों का अर्थ ठीक नहीं समझा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ। मैं अपने लिए जवाहर को नहीं मांग रहा। मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे भांजे यानी ईरान के सम्राट बद्र के साथ कर दीजिए। समंदाल का बादशाह यह सुनकर और क्रुद्ध हुआ और आपे से बाहर होकर कहने लगा, तूने ये कहकर मेरा और अपमान किया है। कमबख्त, तू समझता है तेरे भांजे की कोई बराबरी मेरी बेटी से हो सकती है? तेरा भांजा क्या चीज़ है? ये कहकर उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि साले को पकड़कर उसका सिर काट ले। साले इस स्थिति को पहले ही से भापे हुआ था। उसके कुछ सेवक बादशाह का क्रोध देखकर पहले ही भाग गए थे और अपनी सेना के बजाय भागकर अपने देश को चले गए थे, किंतु साले तड़प कर समंदाल के सैनिकों के बीच से निकल गया और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपनी सेना में जा पहुंचा। उसका सेनापति उसकी दशा सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, आप अपनी सेना की कमी को न देखिए, एक बार हमें जौहर दिखाने का आदेश दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। साले ने आक्रमण का आदेश दिया। समंदाल की सेना ने सामना किया, किंतु परास्त हुई। साले ने उस बादशाह को कैद कर लिया और उसकी पुत्री को पकड़ लाने के लिए उसके महल पर चढ़ दौड़ा, किंतु जवाहर को पहले से इसकी भनक लग गई थी और वह कुछ दासियों के साथ भागकर एक सुनसान द्वीप में जा पहुंची। इधर साले के जो सेवक पहले ही भागकर अपने देश में पहुंचे थे, उन्होंने जाकर साले की माता से कहा कि समंदाल के बादशाह ने अब तक साले को मरवा डाला होगा। वह बेचारी ये सुनकर पछाड़ खा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दूसरे लोग भी रोने पीटने लगे। बद्र भी वहां मौजूद था। उसे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण मेरे मामा की जान गई। उसने सोचा कि अब मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। यह सोचकर वह ईरान के लिए चल पड़ा। बद्र बड़ी हड़बड़ी में चला था, इसीलिए पानी में रास्ता भूल गया और कई दिन बाद भटकता हुआ उसी टापू में पहुंचा जहां पर जवाहर ने आश्रय लिया था। वह थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसे एक ओर से कुछ स्त्रियों की बोली सुनाई दी। वह उधर गया तो देखा कि एक शहजादी दासियों से घिरी बैठी है। वह समझ गया कि यही मेरी प्रेयसी है। उसने पास जाकर कहा, भगवान की बड़ी दया है कि आपसे भेंट करने का अवसर मिला। मैं आपका सेवक हूँ। अगर आपकी कुछ सहायता कर सकूँ तो मुझे प्रसन्नता होगी। जवाहर बोली, आपके वचनों से मुझे बड़ा धैर्य मिला। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं समंदाल नरेश की बेटी जवाहर हूँ।
पड़ोस के एक राजा साले ने हम पर आक्रमण करके मेरे पिता को कैद कर लिया है। मैं किसी तरह भागकर यहाँ पर आ चुकी हूँ। बद्र ने बगैर आगा पीछा सोचे अपना सच्चा परिचय दे दिया। उसने कहा, मैं ईरान का सम्राट हूँ, मेरा नाम बद्र है। साले साहब मेरे मामा हैं। वे आपके साथ मेरे विवाह का संदेशा लेकर आपके पिता के पास गए थे, किंतु आपके पिता ने उन्हें मार डालने का आदेश दिया। इस पर मेरे मामा की सेना ने आपके देश पर चढ़ाई कर दी और आपके पिता को कैद कर लिया। अब आप धैर्य रखिए। साले केवल यह चाहते हैं कि आपके पिता आपको मुझसे ब्याह दे। अब मैं इन दोनों बादशाहों से मेल करा दूंगा। जवाहर बद्र के रूप और शील को देखकर मोहित थी, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि इस नवयुवक के कारण मेरे राज्य पर विपत्ति आई है तो उसके हृदय में क्रोध भर गया। चूंकि उसका सीधा सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने छल से काम लिया। वह जादूगरनी थी, लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए भी किसी तरह के पानी की जरूरत होती है और वह टापू निर्जल था। उसने कहा, ईरान के सम्राट, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में मेरे पिता ने बड़ी भूल की कि मेरा विवाह आपसे नहीं किया। शायद वे आपको देखते तो इनकार न करते। खैर, अब तो मेरे पास आकर बैठिए। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाया। बद्र ने पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने हाथ खींच लिया और उसके मुंह पर थूक दिया और इस प्रकार जल की कमी पूरी करके मंत्र पढ़कर उसे लाल पीठ और पाँव का पक्षी बना दिया और एक दासी से कहा, इसे इससे भी अधिक निर्जल द्वीप में छोड़ दे ताकि यह वहाँ भूखा प्यासा मर जाए। दासी पक्षी रूपी बद्र को पकड़कर ले चली। मार्ग में उसे उस पर दया आई कि ऐसा लाड प्यार का पाला जवान बगैर दाना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। उसने यह भी सोचा कि यद्यपि शहजादी ने क्रोध में उसे ऐसा दंड दिया है, किंतु स्वभावतः वह दयालु है और क्रोध उतरने पर इसकी मौत पर उसे पछतावा ही होगा। इसीलिए उसने तय किया कि उसे निर्जन द्वीप में तो छोड़े, किंतु वह हरा भरा द्वीप हो जहाँ वह जीवित रह सके। उसने यही किया। ऐसे द्वीप में उसे ले जाकर छोड़ा जहाँ सघन वृक्ष थे और पानी के झरने थे और जगह जगह पर तालाब भी थे। इधर साले ने महल में बहुत तलाश करवाई, किंतु जवाहर कहीं न मिली। उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया कि समंदाल नरेश को बंदीगृह में तरह तरह के कष्ट दो, क्योंकि उसे जवाहर के बारे में मालूम होगा और जब कष्ट से बेचैन हो जाएगा तो उसका पता बताएगा। फिर वह अपने देश में वापस आया और दूसरे दिन अपनी माँ से पूछा कि बद्र दिखाई नहीं देता, क्या बात है। उसकी माँ ने कहा कि जब मैंने समंदाल नरेश के तुमसे कुपित होने का समाचार सुना और वहाँ से तुम्हारी सहायता के लिए दूसरी बड़ी सेना भेजी, उसी समय से बद्र कहीं दिखाई नहीं देता है। पता नहीं वह कहाँ चला गया। साले ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि इतना सारा झंझट बेकार ही हुआ। मैंने बद्र की प्रसन्नता के लिए ही ये सब किया था और इस समय बद्र ही गायब है। उसे बड़ी लज्जा लगी कि अब वह अपनी बहन को क्या मुँह दिखाएगा। उसने अपने सरदारों और समस्त उच्च कर्मचारियों को आदेश दिया कि सारे देश में खोज करके बद्र का पता लगाया जाए, किंतु कई दिनों तक तलाश होने पर भी उसका पता नहीं चला। फिर साले ने सोचा कि संभव है कि बद्र खुद भी उसकी सहायतार्थ समंदाल देश को गया हो। इसीलिए साले ने अपनी माँ को राज्य का प्रबंध सौंपा और स्वयं समंदाल देश को चल पड़ा। इधर ईरान में मलिका गुल अनार ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु साले या बद्र किसी की वापसी न हुई। फिर उसने दोनों के साथ गए शिकारियों को पूछवाया कि वे आए हैं या नहीं। उन्होंने वापस आकर मलिका का आदेश सुना तो उसके पास आए और कहने लगे, दोनों ने एक हिरन के पीछे घोड़े डाल दिए थे और हम पीछे रह गए। बहुत दिनों तक हम उन्हें ढूंढते रहे, वे तो नहीं मिले, किंतु उनके घोड़े एक पेड़ से बंधे हुए मिले। हम उन्हीं घोड़ों को लेकर चले आए। शिकारियों की बात सुनकर मलिका को इत्मीनान हुआ कि घोड़ों को छोड़कर साले और बद्र दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए होंगे और साले के राज्य में चले गए होंगे। प्रकट में उसने शिकारियों और सिपाहियों को आज्ञा दी कि बद्र और साले को उसी वन में ढूंढते रहे जहाँ से वे गायब हुए थे। फिर वह अपनी दासियों की नज़र बचाकर समुद्र में पैठ गई और अपने मायके पहुंची। वहां जाकर अपनी माँ से पूछा कि साले और बद्र अचानक गायब हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यहाँ आए हो। उसकी माँ ने कहा, बेटी, उन दोनों का हाल मैं क्या बताऊँ। उन दोनों के यहाँ पर आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब साले ने बताया कि बद्र समंदाल की शहजादी के पीछे पागल है और उससे विवाह न हुआ तो जान दे देगा, तो मैं चिंतित हुई कि वह बादशाह तो बड़ा घमंडी है, इस विवाह के लिए कैसे तैयार होगा।
साले ने कहा कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। मुझे जो आशंका थी वही हुआ। समंदाल नरेश ने क्रुद्ध होकर साले को पकड़ लिया और उसका वध करने का आदेश दिया। उसके साथ के कुछ लोग भागकर यहाँ आए और हाल सुनाया। मैंने यह सुनकर एक बड़ी सेना साले को छुड़ाने के लिए भेजी। यह हाल सुनकर भद्र किसी ओर चुपचाप निकल गया। उधर साले समंदाल नरेश के बंधन से निकल भागा और अपनी थोड़ी सी सेना से समंदाल के बादशाह को हराकर उसे कैद कर लिया। वापस आने पर जब उसे बद्र के गुम होने का हाल मालूम हुआ तो यहाँ ढूंढवाने के बाद उसकी खोज में फिर समंदाल चला गया। गुलनार यह सुनकर रोने लगी। वह अपने भाई को बुरा भला भी कहने लगी कि अच्छी शहजादी का जिक्र किया कि लड़के का दिमाग ही फिर गया। उसकी माँ ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि साले को चाहिए था कि जवाहर का उल्लेख तुमसे करते समय सावधानी बरतता कि बद्र को यह मालूम न हो पाता। किंतु अब तुम चिंता न करो, वह बद्र को जरूर ढूंढ निकालेगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि ईरान जाकर राज्य प्रबंध संभालो, वरना वहां कोई उपद्रवी व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है। गुल अनार ने माँ की सलाह मान ली और ईरान वापस आ गई। ईरान आकर उसने एक और समझदारी का काम किया। उसने राजधानी में घोषणा करवा दी कि बद्र का हालचाल मालूम हो गया है, वह सकुशल है और शीघ्र ही यहाँ वापस आएगा। सभी लोग इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए और यथा नियम अपना अपना काम मुस्तैदी से करने लगे। अब बादशाह बद्र का हाल सुनिए। जब दासी उसे पक्षी के रूप में पृथ्वी के एक टापू पर छोड़ आई तो वह अपने को पक्षी के शरीर में देखकर बड़ा आश्चर्यान्वित हुआ। उसे मालूम भी न था कि ईरान किधर है और उसके पंखों में इतनी शक्ति भी न थी कि उड़कर किसी दूर देश को जाता। और ईरान पहुंच भी जाता तो क्या लाभ था, उसे पक्षी के रूप में कौन पहचान पाता। मजबूरी में उस द्वीप के फल और दाने खाता रहता और रात को किसी डाल पर बैठकर सो जाता। कुछ दिन बाद एक चिड़ीमार जाल लेकर वहां आया और उसे देखकर आश्चर्य करने लगा। उसने इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। उसने जाल बिछाया और अन्य पक्षियों के साथ बद्र को भी पकड़ लिया और नगर में आकर बाजार में पक्षियों को बेचने के लिए बैठ गया। कई लोगों ने उस लाल रंग के पक्षी का दाम पूछा। चिड़ीमार ने कहा, यह तुम लोगों के काम का नहीं है, तुम इसका क्या करोगे? भून कर खाने के लिए ही तो खरीद रहे हो, इसका क्या दोगे? 2-4 आने या हद से हद 1 रुपया। तुम दूसरे पक्षी ले लो, इसे तो मैं यहाँ के बादशाह को भेंट दूंगा, वह इसकी कद्र करेगा और मुझे अच्छा इनाम देगा। उस बहेलिये ने ऐसा ही किया। वह पक्षी को लेकर राजमहल की ओर गया। संयोग से उस समय बादशाह महल के छज्जे पर बैठा हुआ बाजार का तमाशा देख रहा था। उसने बहेलिये के पिंजरे में वह सुंदर पक्षी देखा तो सेवकों द्वारा बहेलिये को बुलाया। बहेलिया आया तो बादशाह ने पूछा, इस पक्षी को कितने में बेचोगे? बहेलिये ने भूमि चूमकर कहा, पृथ्वीपाल, मैं इसे बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, सरकार को भेंट देने के लिए लाया हूँ। ऐसे सुंदर पक्षी की कद्र बादशाह के अलावा और कौन कर सकता है? बादशाह चिड़ीमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चिड़ीमार को 10 अशर्फियाँ दिलवाई और पिंजरा रखवा दिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा जाए और इसकी दाना पानी की प्यालियाँ नीलम की हो। एक दिन बाद उसने सेवकों से पूछा कि लाल रंग के पक्षी का क्या हाल है। उन्होंने कहा, हमने उसके लिए अच्छा से अच्छा दाना और पानी रखा, किंतु वह कुछ खाता पीता ही नहीं है। बादशाह के खाने का समय हो गया था। उसने भोजन भी मंगवाया और पक्षी को भी पिंजरे से निकालकर अपने हाथ पर बिठाया। जो ही शाही भोजन की तश्तरियाँ लगी कि पक्षी बने हुए बद्र ने कूद कूद कर स्वादिष्ट राजसी व्यंजन खाना शुरू कर दिया। बादशाह को यह देखकर हंसी आई कि यह पक्षी भी राजसी व्यंजनों का शौकीन है। उसने दासियों को आज्ञा दी कि मलिका को भी बुला लाए ताकि वह इस पक्षी का तमाशा देखे। मलिका आई तो मुंह खोले हुए, किंतु पक्षी को देखते ही उसने मुंह पर नकाब डाल दिया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, मलिका, यहाँ तो केवल मैं हूँ और महल की दासियाँ, यहाँ कौन बेगाना मर्द बैठा है जिससे तुम पर्दा कर रही हो? मलिका ने कहा, आप गैर मर्द को अपने हाथ पर लिए बैठे हैं। बादशाह ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आदमी किसी आदमी को हाथ पर लेकर कैसे बैठ सकता है? मलिका ने कहा, नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। ये पक्षी जिसे आप हाथ पर लिए बैठे हैं स्वाभाविक पक्षी नहीं है, यह आदमी है जिसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया गया है। बादशाह का कौतूहल बढ़ा। उसने विस्तार पूर्वक सारा हाल बताने को कहा तो मलिका ने बताया, यह ईरान का बादशाह है, इसका नाम बद्र है।
इसकी माता गुल अनार है जो एक प्रख्यात जल देश की शहजादी है। इसकी नानी का नाम राना फर्राशी है। वह भी एक अन्य जलदेश की राजकुमारी थी। प्रख्यात जलदेश समंदाल की शहजादी जवाहर ने क्रोध में आकर इसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया है। बादशाह को यह सुनकर बड़ा खेद हुआ। वह बोला, देखो भाग्य भी कैसे कैसे खेल खिलाता है। कहा तो यह बादशाह था, कहा पक्षी बनकर पिंजरे में बंद है। एक बात बताओ, तुम अगर इतना सब जानती हो तो यह भी जानती होगी कि यह किसी तरह अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर सकता है या नहीं। मलिका ने कहा, ये क्या मुश्किल है, मैं भी जादू जानती हूँ और इसीलिए मैंने इसका रूप भी पहचान लिया और इसका इतिहास भी जान लिया। किंतु मैं पर्देदार औरत हूँ, इसे अपने सामने इसके असली रूप में न लाऊंगी। आप इसे लेकर दूसरे कक्ष में चले जाइए, फिर मैं जो कुछ करने को आपसे कहलवाऊँ वह कीजिए, वह अपने असली रूप में आ जाएगा। बादशाह पक्षी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। इधर रानी ने एक पात्र में जल मंगवाया और उस पर मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर में पात्र का जल खौलने लगा। मलिका ने थोड़ा अभिमंत्रित जल बादशाह के पास भिजवाया और जल ले जाने वाली दासी से कहा, बादशाह से कहना कि इस जल को उस पक्षी पर छिड़क कर कहे कि इस मंत्र की शक्ति से तथा समस्त संसार के रचयिता सर्वसमर्थ भगवान की इच्छा से तू अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो जा, और अगर तू स्वाभाविक रूप से पक्षी हो कर ही जन्मा है तो इसी शरीर में रहे। बादशाह ने मलिका की इच्छा अनुसार यह शब्द कहे और तुरंत ही बादशाह बद्र अपने असली रूप में आ गया। बादशाह को उसका रूप और चेहरे पर राजसी भाव देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह पक्षी की योनि से छूट गया। बद्र अपने पुराने शरीर को पाकर खुशी के आंसू बहाने लगा। उसने हाथ उठाकर भगवान को इस कृपा के लिए धन्यवाद दिया और फिर बादशाह के चरणों में गिर पड़ा और उसे भांति भांति रूप से धन्यवाद देते हुए उसके चिरायु और सर्वाधिक वैभवशाली होने की कामनाएं करने लगा। मलिका ने यह देखा तो संतुष्ट होकर अपने आवास में वापस चली गई। बादशाह ने बद्र को उठाकर गले लगाया और फिर उसे अपने स्थान पर बिठाकर भोजन कराया। भोजन के उपरांत उसने बद्र से पूछा कि तुमसे शहजादी जवाहर इतनी नाराज क्यों हो गई थी कि तुम्हें इतना बड़ा दंड दे बैठी। बद्र ने उसे आद्योपांत सारी कथा कह सुनाई। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भाई तुम्हारी कहानी तो लिख कर रखने के लायक है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम फिर से अपने रूप में आ गए हो। अब क्या इरादा है? जो मदद मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बद्र ने कहा, मेरे गायब होने के बाद मेरी माता दुख से तड़प रही होगी। वैसे तो आपने मुझ पर जो एहसान किया है वही क्या कम है, किंतु यदि मेरी प्रसन्नता की बात पूछते हैं तो मेरे लिए एक जहाज का प्रबंध करा दीजिए, जिससे मैं अपने देश ईरान को चला जाऊं और अपनी माँ को धैर्य देकर अपना राज्य प्रबंध संभालूं। बादशाह ने खुशी से मंजूर कर लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि बद्र को ईरान वापस ले जाने के लिए एक बढ़िया जहाज सजाया जाए। ऐसा ही किया गया और बादशाह से धन्यवाद पूर्वक विदा लेकर बद्र ने ईरान के लिए यात्रा शुरू कर दी। 10 दिन तक जहाज आराम से चलता रहा, लेकिन 11वें दिन मुसीबत खड़ी हो गई। समुद्र में एक प्रचंड तूफान आया, साथ ही हवा का रुख भी बदल गया, जिससे जहाज अपने रास्ते से भटक गया। कुछ ही देर में जहाज के सारे मस्तूल टूट गए और जहाज काग की तरह लहरों पर उछलने लगा। देखते ही देखते उसका तला एक जलगत चट्टान से टकराया और जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। औरों का मालूम नहीं क्या हुआ, किंतु बद्र एक तख्ते के सहारे तैरता हुआ कुछ घंटों में भूमि पर जा लगा। यह एक द्वीप था जिसमें समुद्र तट पर एक और पहाड़ था और दूसरी ओर पर एक नगर दिखाई दे रहा था। बद्र जल से निकलकर भूमि पर आया और आराम करने के लिए लेट गया, किंतु तुरंत ही घोड़े, गाय और बहुत से जानवर आकर शोर करने लगे और उसे समुद्र की ओर धकेलने लगे। वह किसी तरह उनसे बचकर एक पहाड़ की खो में जा छुपा और कुछ देर आराम करने के बाद और कपड़े सुखाने के बाद नगर में जाने के लिए उद्यत हुआ, किंतु वे जानवर फिर आ गए और चिल्ला चिल्लाकर उसका रास्ता रोकने लगे। वह किसी तरह उनसे बचता बचाता नगर में प्रविष्ट हो गया। वहां उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सड़कों आदि पर सफाई आदि खूब है, किंतु दुकानदार कम ही है। काफी देर बाद उसे एक दुकान में एक बूढ़ा दिखाई दिया जो वहां रखे फलों को पोंछ पोंछ कर साफ कर रहा था। बद्र ने पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बद्र को देखा तो उसके रूप से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसके सलाम का जवाब देकर उसने पूछा,
तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बद्र ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। इसके बाद बूढ़े ने पूछा, मेरे अलावा तुम्हें और किसी ने तो यहाँ नहीं देखा? बद्र ने कहा, नहीं, आपके सिवा किसी मनुष्य को मैंने यहाँ पर पास से नहीं देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा स्वच्छ और सुंदर नगर ऐसा वीरान क्यों है। बूढ़ा बोला, अच्छा, तुम बाहर खड़े न रहो, अंदर आ जाओ। बद्र अंदर गया तो बूढ़ा बोला, यह बड़ा अच्छा हुआ कि अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं देखा है। इस नगर की बड़ी विचित्र कथा है।